हेलो। बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अध्ययनरत प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को लाइन एजेंसी तथा स्टाफ एजेंसी क्या है तथा इन दोनों में अंतर क्या है, इसके संबंध में बताने जा रहा हूं। आज के प्रजातांत्रिक तथा लोक कल्याणकारी राज्य के युग में प्रशासन का कार्य बहुत ही व्यापक और जटिल हो गया है। इन कार्यों को संपन्न कराने के लिए ही प्रशासकीय ढांचे में मुख्य कार्यपालिका को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। समूचे प्रशासन की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालिका के ऊपर सौंपी गई है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसे असीमित शक्तियां सौंपी गई है, परंतु मुख्य कार्यपालिका को काम इतने अधिक हैं कि उसका संपादन वह अकेले नहीं कर सकता। इसी कारण उसके अधीन अनेक अधिकारी कार्य करते हैं। प्रशासन के नीति संबंधी प्रश्नों को निश्चित करना इन्हीं अधिकारियों का काम है। नीति निर्माण के साथ साथ उसे कार्यान्वित करना भी मुख्य कार्य है। इसलिए इसके लिए एक अलग सेवा वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। नीति निर्माण का कार्य भी बिना सलाह और सहायता के संभव नहीं है। इसलिए नीति निर्माण कार्य करने वालों को सलाह और सहायता देने के लिए भी एक मंत्रणा वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लोगों का काम नीति निर्माण के कार्य में सिर्फ सलाह देना है, आदेश देना नहीं। जिस वर्ग का संबंध नीति निर्माण करने और उसे कार्यान्वित करने से है, उसे लाइन अभिकरण या लाइन एजेंसी, और जिस वर्ग का कार्य केवल सलाह और सहायता देने से है, उसे स्टाफ अभिकरण या स्टाफ एजेंसी कहते हैं। सभी विभागों के समान कार्यों में उसकी सहायता देने के लिए भी एक अलग अभिकरण की आवश्यकता होती है। इसे ही सहायक अभिकरण के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रशासकीय ढांचे में मुख्य कार्यपालिका से यह आशा की जाती है कि वह समूचे प्रशासन की देखरेख का कार्य संपन्न करेगा, परंतु मुख्य कार्यपालिका अकेले ही सारे कार्यों का संपादन करने में अपने को असमर्थ महसूस करती है। उसकी सहायता के लिए कई अभिकरण होते हैं। जिस अभिकरण के हाथ में सत्ता होती है और जिसका काम आदेश देना एवं निर्णय करना होता है, उसे लाइन अभिकरण, और लाइन अभिकरण को परामर्श एवं सहायता देने वाले अभिकरण को स्टाफ अभिकरण कहा जाता है। दोनों अभिकरणों के अंतर को समझने से पहले दोनों के अर्थ को बारी बारी समझना आवश्यक है। इसलिए हम लोग सबसे पहले लाइन एजेंसी का क्या अर्थ है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टाफ तथा लाइन दोनों शब्दों को सैनिक संगठन के शब्दावली से लिया गया है। किसी भी सैनिक संगठन में सर्वोच्च सेनापति के नीचे बहुत से जनरल, कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट आदि अधिकारी होते हैं।
इन सभी को लाइन अधिकारी कहा जाता है, जिनका प्रमुख कार्य युद्ध क्षेत्र में सेना को नेतृत्व प्रदान करना होता है। उसका लक्ष्य युद्ध में विजय प्राप्त करना है, जिसके लिए ये अधिकारी युद्ध भूमि में सेना की टुकड़ियों को आज्ञाएं प्रदान करते हैं। इसी तरह असैनिक प्रशासन में उन अभिकरणों का नाम लाइन अभिकरण दिया जाता है। जिसके हाथ में शक्ति रहती है तथा जिसका कार्य आदेश देना और निर्णय लेना होता है। बिलोबी ने इस संबंध में कहा है कि असैनिक प्रशासन में कुछ क्रियाओं को प्राथमिक कहा जाता है, जिन्हें लाइन अभिकरण द्वारा संपन्न किया जाता है। साइमन ने भी लाइन अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना है। किसी भी सरकार की प्रशासकीय व्यवस्थाओं में ठोस कार्यों के आधार पर कई विभागों और अभिकरणों का प्रबंध किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में सुरक्षा, सिंचाई, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खाद्य आदि अनेक विभाग हैं। सरकार की प्रशासकीय व्यवस्था के ये बड़े बड़े विभाग हैं। लाइन अभिकरण के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस विभाग के अधिकारी लाइन अधिकारी कहे जाते हैं। इस प्रकार लाइन अभिकरण की परिभाषा इन शब्दों में दी जा सकती है कि लाइन अभिकरण वे अभिकरण है जिनका मुख्य उद्देश्य मूल विषय संबंधी उन कार्यों को संपन्न कराना है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे कार्य संगठन को संपन्न करने हैं। यद्यपि प्रत्येक बड़े लाइन विभाग में कई इकाइयां भक्त कर दी जाती हैं, तथापि वे भी आदेश की एक श्रृंखला में आबद्ध होते हैं। ऐसे संगठन में अधिकारी ही अपने कर्मचारियों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। वे सत्ता के एकमात्र स्रोत समझे जाते हैं। उन्हीं के द्वारा सभी अनुदेश जारी किए जाते हैं। इसी का वर्णन करते हुए विद्वानों ने कहा है, लाइन संगठन निश्चय ही एक सामान्य गणितीय उपसंभाग है। इसमें सत्ता और उत्तरदायित्व की रेखाएं उसी प्रकार ऊपर से नीचे तक फैलती हैं, जिस प्रकार पेड़ की एक पत्ती की नसें उसकी डंठल से होकर इकट्ठी रहती है तथा अनेक पत्तियों के डंठलों से टहनी तक और टहनी से शाखा तक और अनेक शाखाओं से पेड़ तक के तने तक फैले रहती हैं। इन नसों, डंठलों, टहनियों, शाखाओं तथा तने को पेड़ का विकास तथा उसके जीवन में व्यवहारतः वैसे ही कार्य संपन्न करने होते हैं। इसके उपरांत हम लोग स्टाफ अभिकरण के अर्थ को समझेंगे। अब हम लोग स्टाफ अभिकरण के अर्थ को जानेंगे। सैनिक प्रशासन में लाइन अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं। लाइन अधिकारियों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह बहुत जरूरी है कि उन्हें आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्राप्त हो। इसके लिए प्रत्येक सैनिक संगठन के साथ अलग से कुछ अभिकरण जोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें स्टाफ कहते हैं। स्टाफ का प्रमुख कार्य यातायात, चिकित्सा, सफाई, राशन आदि का प्रबंध करना एवं इसी तरह के अन्य सेवाओं का भी प्रबंध करना है। यद्यपि वे लोग युद्ध में भाग नहीं लेते, परंतु ये कठिनाइयों के बीच
मार्ग का प्रदर्शन एवं प्रशस्त करते हैं। इन सेवाओं का संगठन की सफलता के लिए उतना ही महत्व होता है जितना सबल जड़ों एवं सशक्त खाद का एक वृक्ष को पुष्पित एवं फलवित होने में रहता है। असैनिक प्रशासन में भी लाइन अभिकरण बिना स्टाफ की सहायता के अपने कार्यों का संपादन नहीं कर सकता। लाइन के मुख्य कार्यपालिका तथा अन्य उच्च अधिकारियों को अनेक प्रश्नों और समस्याओं पर विचार करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सी बातों की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें इन कर्मचारियों की सहायता की जरूरत पड़ जाती है। इसी को स्टाफ अभिकरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में स्टाफ अभिकरण के अंतर्गत वे सभी कर्मचारी एवं इकाइयां आ जाती हैं जो मुख्य कार्यपालिका या अन्य उच्च पदाधिकारियों के नियोजन, समन्वय तथा नियंत्रण आदि के कार्य में सहायता पहुंचाती हैं। स्टाफ अभिकरण का अर्थ है स्टाफ लाइन विभाग के लिए योजना बनाता है, उसको सलाह देता है तथा उसकी सहायता करता है, परंतु यह आदेश नहीं दे सकता। स्टाफ अभिकरण का मुख्य उद्देश्य प्रबंध संबंधी अथवा गृह प्रबंध की सेवाएं प्रदान करना है जिससे लक्ष्य प्राप्ति हो सके। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि स्टाफ अभिकरण का कार्य सिर्फ कार्यपालिका को सहायता एवं सुझाव पहुंचाना है, जबकि लाइन अधिकारी का काम सत्ता का प्रयोग करना तथा आदेश देना है। स्टाफ सूचनाएं एकत्रित करता है तथा उसे मुख्य कार्यपालिका के पास अपने सुझाव के साथ उपस्थित करता है। इस संबंध में कहा गया है कि स्टाफ कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है। इसका अर्थ यह है कि अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ जो उसे योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान कर सके। स्टाफ शब्द का अर्थ ही होता है बड़ी छड़ी जिस पर सहारे के लिए झुका जा सकता है। हेनरी फेओल ने कहा है, यह एक सहायता तथा प्रबंधक के व्यक्तित्व का विस्तार है जिससे उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सहायता मिल सके। लाइन अभिकरण और स्टाफ अभिकरण के अर्थ को अलग अलग समझने के लिए दोनों के अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक है। संगठन और कार्य दोनों दृष्टिकोण से दोनों अभिकरण के बीच अंतर पाया जाता है। दोनों के अंतर को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। जहां लाइन अभिकरण का संबंध कार्य निष्पादन से है, वहीं स्टाफ अभिकरण का संबंध सलाह देने और नियोजन से है। लाइन अभिकरण क्रियात्मक है, स्टाफ अभिकरण संस्थागत है। लाइन का काम है कार्य करना और स्टाफ का काम है उसको आसान बनाना। लाइन अभिकरण का काम है लक्ष्य प्राप्त करना और स्टाफ अभिकरण का काम है लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य बनाना। स्टाफ अभिकरण संगठन को शुद्ध रूप से सलाह और सहायता देने वाली इकाई माना गया है, जिसके द्वारा लाइन के ऊपर किसी भी प्रत्येक अधिकार के प्रयोग की आशा नहीं की जा सकती। शेल्डन ने दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है, जिस प्रकार लाइन संगठन कार्य निष्पादन के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार स्टाफ संगठन विचार के लिए बनाया जाता है। लाइन के कार्य प्राथमिक रूप के होते हैं जिन पर सरकार का अस्तित्व टिका होता है। दूसरी ओर स्टाफ का कार्य विभागों की सार्थकता बनाए रखने से है। लाइन के विपरीत
स्टाफ को पूर्णतः एक औपचारिक संगठन माना जाता है। इस संगठन का उद्देश्य आदेश देने के अधिकार और परामर्श दोनों के कार्य में भेद करना है। जिस प्रकार हम लोग को लाइन तथा स्टाफ अभिकरण के अंतर की वास्तविकता पर विचार करना था। लोक प्रशासन के अनेक विद्वान दोनों के अंतर को वास्तविक नहीं मानते। उनका कहना है कि दोनों के बीच कोई सीमा रेखा है या नहीं तथा कार्य की भिन्नता है या नहीं, यह संदेहात्मक है। इन विद्वानों के मतानुसार लाइन अभिकरण नीति से संबंध कार्य के साथ साथ मंत्रणा का कार्य भी अवश्य करता है और उसी तरह स्टाफ अभिकरण का मंत्रणा कार्य के साथ साथ नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए लाइन तथा स्टाफ दोनों अभिकरण के कार्यों तथा अधिकारियों के बीच कोई भी विभाजन रेखा न तो खींची जा सकती है और न इसकी आवश्यकता ही है। इन विचारकों के अनुसार दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि दोनों एक ही स्तर पर कार्य करते हैं। एक स्टाफ का व्यक्ति यदि लाइन का आदेश नहीं देता तो वह प्रभावहीन है और एक लाइन का व्यक्ति यदि स्टाफ के कार्यों को समझ और कर नहीं सकता तो वह असफल है। वास्तव में व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार करने पर हम पाते हैं कि स्टाफ संगठनों के पास भी शक्तियां वर्तमान रहती हैं और वे आज्ञा देने का अधिकार रखते हैं। लाइन तथा स्टाफ इकाइयां की स्थापना हो जाने के बाद दोनों के कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर करना एक कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए भारत में योजना आयोग का स्टाफ अभिकरण माना गया है, जिसका प्रमुख कार्य नियोजन के संबंध में मुख्य कार्यपालिका को सलाह देना है, परंतु उसे सिर्फ सलाह देने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि उसमें आदेश देने की शक्ति भी सन्निहित है। वास्तव में भारतीय प्रशासन में भी लाइन और स्टाफ में भेद करना बहुत कठिन है। केंद्रीय सरकार की तरह ही बिहार सरकार में भी दोनों अभिकरणों में स्पष्ट विभेद देखने को नहीं मिलता। जो बातें प्रसिद्ध विद्वान ए पल्लवी ने भारतीय सरकार के संबंध में कही, वे बिहार सरकार पर भी पूर्ण रूप से लागू होती है। उदाहरण के लिए बिहार सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का जायजा लिया जा सकता है। शिक्षा आयोग का कार्य सिर्फ सरकार को शिक्षा योजनाओं के संबंध में रूपरेखा बनाकर सलाह देना ही नहीं है, बल्कि लाइन को निर्देश देना और शिक्षा संबंधी योजना को लागू करना भी है। इस तरह विभिन्न विभागों के कार्यों में सलाह देने के लिए जिन संस्थाओं को संगठित किया गया है, उसका कार्य सिर्फ सलाह देने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरकार में वे शक्तियों का भी प्रयोग करती है। छोटे छोटे संगठनों में तो इसमें अंतर करना और कठिन हो जाता है। कभी कभी किसी अधिकारी को अपने कार्य के अतिरिक्त कार्यालय में लिपिक का भी कार्य करना पड़ता है और इस तरह उसे लाइन और स्टाफ दोनों के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसी तरह लोक सेवा आयोग के सदस्य स्टाफ और सहायक अभिकरण के अंतर्गत आते हैं।
क्योंकि उनका कार्य लाइन विभागों की मांग पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए योग्य व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करना है। परंतु इसके साथ ही लोक सेवा आयोग के सदस्य असैनिक कर्मचारियों की सेवाओं की रक्षा का कार्य भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में लाइन श्रेणी में आ जाते हैं। इस प्रकार बिहार सरकार में भी दोनों को अलग करने की दिशा में कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया और यह संभव भी नहीं है। इन विवेचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि लाइन और स्टाफ में विभेद करना कठिन है। वास्तव में प्रशासन की उन्नति के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यह बात सही है कि दोनों अभिकरणों के कर्मचारियों में बहुत विरोध देखने को मिलता है। दोनों संगठनों के बीच असंतोष, अशांति, संघर्ष एवं मनमुटाव पाया जाता है। फिर भी दोनों कार्यों में इतना संबंध है कि एक की निष्क्रियता का प्रभाव दूसरे पर निश्चित रूप से पड़े बिना नहीं रह सकता। वास्तव में प्रशासन की सफलता, सार्थकता एवं कार्यकुशलता बहुत हद तक दोनों की सुचारू संचालन पर निर्भर करती है। अतः दोनों का संबंध परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य का होना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही उद्देश्य और वह है प्रशासन को जनता के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाना। इस प्रकार अंत में कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। स्टाफ का महत्व एक अच्छा सुझाव देने में है और लाइन का भी उसके सुझावों को मानने में ही कल्याण है। प्रशासन का विकास भी तभी संभव है। इस प्रकार हम लोगों ने सूत्र अभिकरण एवं स्टाफ अभिकरण क्या है तथा दोनों के मध्य अंतर क्या है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।